Hello students, today in this video we will discuss NCERT questions of chapter 1 electrostatic physics class 12th, and we will discuss in this video all additional questions. Clear? So the first question, there is question number 25 from NText. So first we read the statement of that question, then we'll start proceeding. An oil drop of 12 excessive electron is held stationary under a constant electric field in a milkman oil drop experiment. The density of the oil is this. Estimate the radius of the drop. Means in that question we have to find the radius of the drop. Clear? So what we have given in this question, ये एक मिल्कमैन एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर एक ऑयल ड्रॉप है. उस ऑयल ड्रॉप के ऊपर 12 एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब दैट ऑयल ड्रॉप कंटेन 12 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मीन्स कंटेन -12 चार्ज. क्लियर? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय n, सो n इज इक्वल टू 12. चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19. सो टोटल जो चार्ज होगा 12 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19. और वहां पे इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है दिस. और जो लिक्विड है या जो ऑयल है उसकी डेंसिटी इतनी देर की है. और कहता है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड दीज इलेक्ट्रॉन हेल्ड स्टेशनरी. अब वो लिक्विड है, लिक्विड की ड्रॉप है, ड्रॉप का कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा. तो मास है तो वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स होगा, उसकी वजह से उसने नीचे की तरफ जाना था. लेकिन वो जो ऑयल ड्रॉप है दैट इज स्टेशनरी. क्लियर? लिक्विड की ड्रॉप क्या है, स्टेशनरी है. तो उस लिक्विड ड्रॉप के ऊपर वहां पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं. वन इज इलेक्ट्रिक फोर्स, अनदर इज ग्रेविटेशन फोर्स. सो दैट ग्रेविटेशन फोर्स F इज गिवन बाय mg, जिसको हम लिखते हैं. क्लियर? अब मास हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो मास नहीं है तो लेकिन हमें डेंसिटी दे रखी है. तो वी हैव अ रिलेशन कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम. सो वी विल फाइंड द मास. सो मास जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी. सो दिस F इज इक्वल टू V रो G. दिस F वी हैव रिटन. अब हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन 12. तो टोटल चार्ज होगा दैट इज Q. Q इज इक्वल टू किसको जाएगा, Ne हो जाएगा. अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. दैट फोर्स वी हैव रिटन दैट इज Q इंटू में E. अब लेकिन जो यहाँ पे Q है दैट इज इक्वल टू Ne, तो यहाँ पे लिख देंगे Ne डॉट कैपिटल E. अब कंडीशन यहाँ पे क्या सेटिस्फाई हो रही है कि जो ऑयल ड्रॉप है वो स्टेशनरी है. स्टेशनरी मतलब उसके मोशन में कोई चेंज नहीं है, वो रेस्ट में. इसका मतलब these two force are equal in magnitude and opposite in direction. So from here we can write here V rho G is equal to Ne capital E. We have to find the radius. Every drop try to occupy a spherical shape, so it is a spherical body. So its volume is 4/3 pi r cube into में rho G is equal to N divided by N E स्मॉल ई कैपिटल E. हमें यहाँ पे R चाहिए तो ये R क्यूब को हम यहीं रखेंगे, बाकी सारी टर्म को उठा के उधर ले जाना है अपने. तो उधर आ जाएगा Ne कैपिटल E डिवाइड बाई ये 4/3 है, उधर जाके 3/4, तो 3 ऊपर चला गया, 4 कहाँ गया, नीचे आ गया आपका. और जो आपका ये पाई है ये डाउन साइड आ जाएगा, और ये रो जी भी कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे. ये पावर कितनी थी, 3 थी, तो ये पावर यहाँ से हट के यहाँ पे पावर आ जाएगी 1/3. क्लियर? इसको सोल्व करेंगे, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा. But the main point here, you have to convert this row. This row is given in gram centimeter cube. This row is to be convert into में kg per meter cube because all other unit are in SI. तो this must be in SI. So after putting all these value, जो आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा 9.81 into 10 की पावर -7 मीटर. 9.81 into 10 की पावर -7 मीटर is your answer of this question. So this is your question number 25. The 26th question is diagram based question and easy question. So this question you can do by yourself because it is very easy. So next we will discuss the question number 27. Clear?
तो क्वेश्चन नंबर 27, तो 27 के अंदर आपको क्या दिया हुआ है उसको हमने ध्यान से रीड करना है। सो व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 27, कहता है इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस थ्रू आउट, कि जो आपका ई है, ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज अलोंग जेड एक्सिस, मीन्स जो ई है वो जेड एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस डायरेक्शन। अब यहां पे कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस भी है और दूसरा कि वो कांस्टेंट नहीं है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट। नॉट कांस्टेंट मतलब वो यूनिफॉर्म नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है नॉन यूनिफॉर्म, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब उसकी वैल्यू क्या कर रही है, चेंज कर रही है डिस्टेंस के साथ। अगर अपना फील्ड कांस्टेंट होता है, अगर फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो देन वी विल सिंपली राइट ई। ई मीन्स क्योंकि उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। अगर मैं बात करता हूं ये आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे ई की वैल्यू क्या है, फिक्स है। बट जब नॉन यूनिफॉर्म की बात आती है, जैसे मान लो ये रेज हैं जो ये जा रही हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं लाइक दिस, तो इससे क्या हो रहा है कि इनके बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, तो फील्ड आपका वीक होता जा रहा है। तो ये फील्ड ऐसा है। वही बात है, अगर ये गैप बढ़ेगा फील्ड डिक्रीज होगा। वो कहता है कि जो अलोंग जेड एक्सिस है और नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म के साथ कैसा है, इंक्रीजिंग, मींस द गैप बिटवीन द फील्ड लाइन डिक्रीजेज एज वी मूव अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो पॉइंट यहां पे हमने क्या याद रखना है, पॉइंट यहां पे जो मेन है बेटा वो याद रखेंगे कि इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वी सिंपली राइट ई, बट इफ इट इज चेंजिंग सो वी विल राइट इट इज डी ई बाय डी जेड। क्लियर? इफ इट इज चेंजिंग अलोंग एक्स एक्सिस देन दैट इज डी ई बाय डी एक्स, if it is along y axis then de by dy, if in that question it is along z axis so de by dz, and its value is given 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। Clear? So this is the value of changing electric field along z axis. Next given here, what are the force and torque experienced by a system having total dipole moment? अब यहां पे कहता है कि उस सिस्टम की के ऊपर क्या फोर्स लगेगा, मतलब कोई सिस्टम है, सिस्टम मतलब कोई भी डायपोल है जिसको इस फील्ड के अंदर रखा गया है, तो वी हैव टू फाइंड हियर कि व्हाट इज द फोर्स एंड व्हाट इज द टॉर्क एक्ट ऑन दिस डायपोल। सो वी हैव अ रिलेशन, वी हैव अ डेरिवेशन दैट फोर्स ऑन अ डायपोल इन अ चेंजिंग और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वो रिलेशन कहता है कि जो फोर्स होगा वो आपका होता है P इंटू में डी ई बाई डी एक्स। अब ये जो मैंने लिखा है ये मैंने बोला है जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चेंज अलोंग एक्स एक्सिस था। तो ये हमारे पास रिलेशन है, ये हमारे पास एक पॉइंट है जिसको आपने याद रखना है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय डायपोल इन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायपोल मूवमेंट एंड चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दैट गिवन एक्सिस। अब इसमें इसमें z दिया हुआ है, सो इन प्लेस ऑफ x वी विल राइट हियर, तो f जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा p इंटू में डी ई बाई डी जेड। अब हमारे पास, अब उसने क्या बोला यहाँ पे, द नेट डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू, की जो नेट डायपोल मूवमेंट है p है वो आपको दे रखी है 10 की पावर -7 कूलम मीटर, टोटल p। अब कहीं ना कहीं ये जो टोटल p है बेटा ये सम है px प्लस py प्लस pz। लेकिन जो मेन पॉइंट यहां पे इसने बोला हुआ है, व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय सिस्टम हैविंग टोटल डायपोल मूवमेंट दिस इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन, कि उसकी डायरेक्शन किसमें, जेड डायरेक्शन में। तो सिर्फ ये वाली कंसीडर करेंगे, मींस जो ये टर्म है और ये टर्म है सिंपली आपकी जीरो हो जाएगी। तो जो p है वो कहीं ना कहीं pz है। क्लियर? तो जो आपका f यहां से बनेगा वो आपका बन जाएगा यहां से pz इंटू में de बाई dz। So simply we will put the value of pz and pz की वैल्यू पुट करेंगे और de by dz की वैल्यू पुट करेंगे। तो व्हाट इज pz हेयर, pz आपको देगा 10 की पावर -7 इंटू में 10 की पावर 5, तो यहां पे आ जाएगा 10 की पावर -2 न्यूटन इज योर आंसर, की दैट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस डायपोल हुज डायपोल मोमेंट इज 10 की पावर -7। नेक्स्ट आपको कहता है कि व्हाट इज द टॉर्क ऑन दिस डायपोल, तो वी हैव अ रिलेशन फॉर टॉर्क
हमारे पास एक रिलेशन है टॉर्क का। वो रिलेशन क्या है कि टॉर्क आपको कहता है टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब आपका जो डीई बाई डी जेड है और जो पी है, दीज बोथ आर इन द सेम एक्सिस। किसके ऊपर है? जेड एक्सिस के ऊपर है बेटा। या आप ये भी कह सकते हैं पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, किसकी तरफ है? नेगेटिव एक्सिस की तरफ है। और बेटा दूसरी बात, जो पी जेड है वो माइनस का दिया हुआ है क्योंकि ये अलोंग है आपका नेगेटिव जेड एक्सिस, तो ये आपका जो आंसर आएगा ये माइनस का आएगा बेटा यहां से। क्लियर? अब वही बात है, या तो आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चेंज है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है और जो मोमेंटम में चेंज है वो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये एंगल कितना हो गया? 180 हो गया। तो आप यहां से सिंपली साइन 180 पुट करें तो साइन 180 होता है 0, तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 27। क्लियर? सो नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 28? So what is given in question number 28? Question number 28 contain 3 part. Part 1, Part 2, Part 3. So in the first part, a conductor A with a cavity as shown in the figure is given a charge of capital Q. Show that entire charge must be appear on the outer surface of the conductor. अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? देर गिवन अ कैविटी। यहाँ पे लाइक दिस एक डायग्राम दिया होगा आपके बुक के अंदर। यहां पे कैविटी है ए। क्लियर? इस ए कैविटी के ऊपर जो चार्ज है वो है कैपिटल क्यू। यू हैव टू प्रूव हेयर की दैट ऑल द चार्ज इज अपीयर ऑन दिस आउटर सरफेस। क्लियर? सो व्हाट वी हैव टू प्रूव हेयर? हमने यहां पे क्या प्रूव करना है? तो बेटा सबसे पहले हम यहां पे गोज लेके आएंगे। तो गोज लो क्या कहता है कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमें सबको पता है। और एक फ्लक्स होता है आपका फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस कोस थीटा। कोस थीटा को हम 0 मानते हैं क्योंकि अलोंग द सेम डायरेक्शन लेना है। तो यहां से जो ई डॉट एस है उसकी वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब नेक्स्ट वी नो दैट कि इनसाइड आ होलो कंडक्टर, किसी भी इनसाइड होलो कंडक्टर के अंदर जो ई है वो क्या होता है? 0 होता है भाई, which we have proved in the various topic which we have discussed in the theory of this chapter. If any student have doubt, they can see the videos related to the theory of this chapter. So if E is 0, अगर E यहाँ पे 0 है तो this S is not equal to 0. सरफेस एरिया का कभी 0 नहीं हो सकता। E जो तो दिस होल टर्म इज इक्वल टू 0, तो मीन्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। ये हम इनसाइड की बात कर रहे हैं। तो एप्सिलॉन नॉट नेवर बी 0 बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। सो फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट कि Q इज इक्वल टू 0। अगर अंदर Q 0 है इसका मतलब ऑल द चार्ज आर ऑन द आउटर सरफेस। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। क्लियर? सो नाउ व्हाट इज गिवन इन सेकंड पार्ट? सेम वही कैविटी है, ये आपका सरफेस है। इसके ऊपर अब कौन से चार्ज आ चुके हैं? ऊपर से कैपिटल Q आ चुके हैं। किसकी वजह से? यहां पे रखा हुआ था ए। हमने ए के ऊपर क्या चार्ज था? कैपिटल Q था। नाउ इन द सेकंड पार्ट इट इज स्टेटेड दैट कि अब बी इज केप्ट इनसाइड ए। यहां पे बी रख दिया। इस बी के ऊपर जो चार्ज है वो है Q। तो यू हैव टू प्रूव दैट कि ऑन इट्स आउटर सरफेस, इसके जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर जो चार्ज आएगा कह रहा है वो आना चाहिए Q प्लस Q, कैपिटल Q प्लस स्मॉल Q। दिस वी हैव टू प्रूव। कोई मुश्किल बात नहीं है। पहले हम लेके चलते हैं। क्या है बेटा? सुनते रहना ध्यान से कि भाई पहले आपका ये था ए। इस ए के ऊपर क्या चार्ज था? कैपिटल Q। यहां पे हमने रखा बी। बी के ऊपर क्या चार्ज है? माइनस का Q है। सॉरी Q ओनली, नॉट माइनस Q। सो अगर B के आउटर पार्ट के ऊपर Q चार्ज है तो यहां से हम यहां पे जो चार्ज है वो Q है। तो जो A होगा, A का जो इनर सरफेस होगा दिस इनर सरफेस कंटेन अ चार्ज ऑफ माइनस Q। क्लियर? चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक अ कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर कंटेन अ पॉजिटिव चार्ज। इफ वी केप्ट अनदर कंडक्टर नियर इट,
So due to that positive charge, this end of the conductor become negatively charged and this end become positively charged. So similarly वहीं पे भी यही है कि जो ये कंडक्टर है इसके अंदर पॉजिटिव का प्लस क्यू है तो इनर साइड के ऊपर माइनस का क्यू चार्ज आएगा, लेकिन नेट चार्ज तो जीरो होता है। तो जो ए का आउटर सरफेस होगा, ए का क्या भाई, ए के किस पे, आउटर सरफेस के ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस का क्यू आ जाएगा। सो नाउ ए कंटेन व्हाट चार्ज, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। अब इस ए को हमने रख दिया किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर लाइक दिस। अब इसके ऊपर जो चार्ज है, आउटर सरफेस के ऊपर जो चार्ज है तो वो क्यू प्लस कैपिटल क्यू है। तो वी नो दैट कि जो ये सरफेस है इसके इनर सरफेस पे क्या चार्ज आएगा, ड्यू टू चार्जिंग बाय इंडक्शन की वजह से यहाँ पे चार्ज जाएगा माइनस के कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। बट वी नो दैट कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर और चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर यहाँ पे माइनस के क्यू प्लस क्यू इनर है तो आउटर सरफेस पे जो चार्ज हो जाएगा वो जाएगा कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। दिस वी हैव टू प्रूव। तो यू हैव टू राइट अबाउट और यू हैव टू एक्सप्लेन दिस इफ दिस क्वेश्चन केम इन योर एग्जाम। नेक्स्ट सी पार्ट में कहता है अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू बी शील्ड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन इट्स इन्वायरमेंट जस्ट अ पॉसिबल वे। तो भी कहता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हमने क्या करना है, बचाना है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बेटा इसका सबसे सिंपल डायरेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब ये है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट जिसको हमने बचाना है उसको हमने एक ऐसे कंटेनर के अंदर रखना पड़ेगा, होलो कंटेनर के अंदर रखना पड़ेगा, मेटेलिक सरफेस के अंदर रखना पड़ेगा कि जिसकी वजह से अंदर जो चार्ज है वो जीरो हो जाए, सारे के सारे चार्ज कहाँ जाए, सरफेस पे आ जाए। A sensitive instrument can be shielded from a strong electrostatic field in its environment by enclosing it fully in a metallic surface। मान लो ये कोई आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसको हमने क्या करना है, बचाना है किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो दिस इंस्ट्रूमेंट इज केप्ट इन अ मेटेलिक इनक्लोजर। इसको किसी भी मेटेलिक सरफेस या मेटेलिक इनक्लोजर के अंदर इसको हमें कैप्ट करना पड़ेगा। उससे क्या होगा बेटा कि जितने भी चार्ज यहाँ पे होंगे, जितने भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे होंगे, दीज ऑल चार्ज अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर एंड दिस बॉडी इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है। और इस प्रोसेस को किसी भी मेटेलिक या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जब इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाते हैं तो उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाता है। So this is your question number 28. So now what will be given in question number 29? Very important question 29. Now what is given in question number 29? A hollow charge conductor has a tiny hole cut into its surface. Show that electric field in the hole is given by sigma by 2 epsilon naught, where the sigma is the surface charge density near the hole। अब पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम समझते हैं क्या कहता है वो। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक ये होलो कंडक्टर था कोई भी, हमने स्पेरिकल ले लिया। अब इस होलो स्पेरिकल कंडक्टर में से हमने कुछ पार्ट को कट आउट कर दिया, मीन्स दिस पार्ट इज कट आउट फ्रॉम दिस इज इन 3D, ये 3 डायमेंशनल में है तो इसमें से कुछ पार्ट कट कर दिया। तो अब हमारे पास जो ये पार्ट बचा है ये कुछ इस तरह से है, लाइक दिस। ये पार्ट हमने इससे बाहर निकाल दिया, मीन्स ये पार्ट हमने यहाँ रख दिया निकाल के। अब हमने प्रूव करना है कि जो इस पार्ट की वजह से जो E आएगा वो E जो आएगा वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम करते कैसे हैं, हमने क्या किया, इस पार्ट को जो हमने बाहर निकाला इसको हमने अंदर डाल दिया दोबारा से, और ये पॉइंट के ऊपर हमने E निकालने की कोशिश की। अगर इसके ऊपर चार्ज क्या है, क्यू है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या सिग्मा है और उसका सरफेस एरिया क्या एस है, मतलब ये पूरे स्फीयर के लिए हमने यहाँ पे E निकाला। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ से E निकालता हूँ तो फिर से वही कंसेप्ट है बेटा E निकालने का। सबसे पहले E की वैल्यू की क्यू फ्लक्स होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज योर इक्वेशन 1। और दूसरा आपको कहता है कि जो EDS होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वहां से हम क्या करेंगे, वो फ्लक्स के बराबर होता है, और फ्लक्स किसके इक्वल होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, यहां से जो हम निकालेंगे वैल्यू वो देखते हैं क्या आएगी।
ठीक है। तो यहां से जब E की वैल्यू निकाल लेंगे तो E डॉट एस हो जाएगा और ये बन जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस E को जब हम निकाल लेंगे तो E आपका जो होगा बन जाएगा क्यू बाई एस एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो होती है क्यू बाई एस। तो इस क्यू बाई एस जो हम निकाला है यहाँ पे, जो ये क्यू बाई एस है, इसकी वजह से जो E आएगा वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया। मीन्स जो E आया वो आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो ये E है, ये E है जो इस पॉइंट के ऊपर इस पूरे होलो कंडक्टर की वजह से है। और इस होलो कंडक्टर के अंदर दो पार्ट हैं। दो पार्ट कौन कौन से हैं आपके? एक तो ये पार्ट और एक वो कट पार्ट जो हमने बाहर निकाल दिया था। मीन्स अगर इस अकेले पार्ट के लिए मैं कहता हूं E1 वैल्यू है और इस जो कट आउट पार्ट है उसकी वैल्यू E2 है, तो कहीं ना कहीं जो E है बेटा, E इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E1 प्लस E2। मीन्स जो टोटल E आया है उसकी वैल्यू जो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आई है वो किसकी वजह से है? वो एक तो दिस पार्ट एंड दिस कट पार्ट की वजह से है। अब हमने यहाँ पे E1 और E2 दोनों अलग अलग तरीके से निकालने हैं। तो पहले E1 कैसे निकलेगा? हमने फिर से वही करना है कि जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। अब जो E है उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी E1 इंटू में जो रिमेनिंग पार्ट है उसका सरफेस एरिया ds हो गया, वो क्या जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी E डॉट एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर से जो E आएगा, E की जगह हम यहाँ पे E1 लिखें क्योंकि मैं इस रिमेनिंग पार्ट के लिए E निकाल रहा हूँ। तो जो E की वैल्यू आएगी फिर से आ जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे हमने ऊपर किया था। तो E1 की वैल्यू ये आ गई। मीन्स इस रिमेनिंग पार्ट की वैल्यू E1 है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आई है। अब मैं E2 निकालता हूं तो E2 के मैंने जो कट पार्ट लिया था, इस कट पार्ट से स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसका एरिया कितना है? ds है। अब है तो इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है। इसके नियर की बात करें तो इसकी भी सरफेस चार्ज सिग्मा होगी, लेकिन इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? वो dq हो जाएगा। अब यहां से जो मैं लिखूंगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ E2 डॉट ds इज इक्वल टू, अब यहां पे लिखेंगे dq बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों लिखा dq बाई एप्सिलॉन नॉट? क्योंकि भाई इसके ऊपर चार स्मॉल एलिमेंट है तो चार्ज हमने dq ले लिए। अब फिर से लिखेंगे तो E2 डॉट s इज इक्वल टू आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी dq बाई, अब वही स्मॉल एरिया है तो ds ही रख लिया मैंने, s रखना रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ds अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, फिर से ये dq बाई ds ये है फिर से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E2 की वैल्यू भी कितनी आ गई? E2 वैल्यू आ गई सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो आप यहाँ से क्या कंफर्म हो रहा है हमें यहाँ से ये बात क्लियर हो रही है बेटा क्या कि जो E1 है और जो E2 है वो दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अगर E1 और E2 दोनों इक्वल है तो मैं E1 की जगह E2 या E2 की जगह E1 रख सकता हूं। तो जो ऊपर अपनी इक्वेशन थी ये वाली, दिस इक्वेशन 1, यहाँ पे मैं वैल्यू को पुट कर दूंगा तो E की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी यहाँ से E2 प्लस E2। मेरे को ये इसके लिए प्रूव करना है कि जो वैल्यू आएगी वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होनी चाहिए, ये मैंने प्रूव करना था। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर? हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको दोनों ऐड कर लेंगे। तो जो E2 आपका हो जाएगा E2 मतलब 2E2 इज इक्वल टू E के आ गया, और जो E2 की वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई E बाई 2। क्लियर? और जो E है आपका उसकी वैल्यू क्या थी? उसकी वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एस टी जाएगा यहाँ पे 2। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो आपका ये होलो कट पार्ट है उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि जो टोटल फील्ड इस पॉइंट के ऊपर है बेटा वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। क्लियर? और जो टोटल फील्ड इसके ऊपर है वो दो पोर्शन की वजह से है। कौन सा पोर्शन? एक तो ये वाला पोर्शन हो गया और एक कट पोर्शन की वजह से। क्लियर? इसकी वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन, इसका मतलब दोनों ने कितना कितना कंट्रीब्यूट किया? दोनों ने कंट्रीब्यूट किया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि तभी आपका वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कब? अगर मैं कहता हूं कि अगर E1 कितना है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। E2 कितना है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे, अगर इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तभी आपकी वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगी, जो किसने कंट्रीब्यूट किया? जो E ने कंट्रीब्यूट किया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 30 को हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि 30th क्वेश्चन आपका इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। So we will meet with the next video in question number 30.